नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। बच्चों, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का हमारा पहला पाठ है आज का कैसे, कब और कहां। आपको सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट भी कक्षा 8 के इस चैनल पर मिलेंगे। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, और आप कक्षा 8 की अच्छे से तैयारी करें। खास बात इसकी ये रहेगी कि पहले तो आपको इसमें पाठ पढ़ाया जाएगा अच्छे से बोर्ड पर नोट्सों के माध्यम से, और उसके बाद आपकी जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है वो भी इसी में करवा दिए जाएंगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है वो कहाँ से देखें, क्या करें। पाठ के बीच में से भी अगर कोई प्रश्न बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब कैसे, कब और कहां, अब हमारी बात चल रही है कि हम ये जानेंगे कि पहला पाठ है कैसे, कब और कहां। साथियों, अतीत पाठ 3 है ये हमारा, अतीत पाठ 3। पाठ 3 इसलिए कह रहा हूं कि हमने पहला पाठ है वो 6ठी कक्षा में पढ़ लिया था, दूसरा पाठ हमने 7वीं कक्षा में पढ़ लिया, अब 8वीं कक्षा में हमारा ये तीसरा पाठ है, इसलिए हमारा अतीत पाठ 3 इसको कहा गया है। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे, कब और कहां। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में कौन सी घटना कब होती है उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और किस प्रकार से इतिहास को डिवाइड किया जाता है, इतिहास क्या है, जो ये तिथि है, जो ये डेट है, इनका कितना महत्व है। तो आप याद रखें दोस्तों कि 2 प्रकार से हम जानते हैं। एक तो ये हो गया कि कोई एक डेट स्पेशल होती है ना, एक डेट स्पेशल होती है। जैसे 11 दिसंबर आपका बर्थडे है, समझ रहे हो आप, आपका बर्थडे है तो ये बिल्कुल स्पेशल डेट हो जाएगी। जैसे किसी का बर्थडे 11 दिसंबर को है तो मैं ये डेट जो ही यूज में लूंगा, काम में लूंगा 11 दिसंबर, तो उसके दिमाग में आ जाएगी कि उस दिन तो मेरा बर्थडे है ना। उसके बाद कुछ डेट ऐसे होते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता, वो हमारे दिमाग में उसकी कोई इमेज नहीं बनती। जैसे मैं ये कह दूं कि 1 जून, अब 1 जून से कोई आपके दिमाग में स्क्रिप्ट नहीं बनी क्या, कोई का बर्थडे हो, कोई स्पेशल डेट हो तो भले, बाकी नहीं बनी। फिर इससे ये कहें कि हम जैसे 15 अगस्त, अब इमेज बन गई आपके दिमाग में कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, स्कूल की ओर जा रहे हैं, प्रोग्राम होगा, लड्डू मिलेंगे, है ना, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। तो जैसे 15 अगस्त हो गया। 26 जनवरी का मैं अगर नाम लूं तो भी आपके जहन में एक इमेज बन जाएगी, स्क्रिप्ट बन जाएगी कि इसके दिन भी ये संविधान लागू हुआ था, दिमाग में बन रही है ना। तो एक तो इतिहास को एक डेट विशेष से जाना जाता है। अब पहले क्या होता था दोस्तों कि सिर्फ एक डेट विशेष को ही इतिहास माना जाता था कि कोई राजा है और उसका राज्य अभिषेक है, वो इतनी डेट को हुआ, जैसे 321 ईस्वी पूर्व को हुआ। फिर उसने युद्ध किए, दूसरे राजा ने युद्ध किए, वो इस डेट को किए, ठीक है। इसका विवाह हुआ, वो इस डेट को हुआ। तो ये चीजें थी, इतने तक ही इतिहास सीमित था। अब धीरे धीरे इतिहास में भी परिवर्तन हुआ, डेट विशेष को न मानकर एक अवधि विशेष इसको माना गया। अवधि विशेष में भी काफी चीजों का अध्ययन किया गया। हम जानेंगे कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया गया। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है हमारा साथियों कि इतिहास है क्या। तो आम समझ के हिसाब से इतिहास में तारीखों का प्राय माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस राजा ने आक्रमण किया, इसने शासन किया, इस डेट को किया, यही इतिहास है। पर ऐसा नहीं होता है, केवल तारीखों का अध्ययन ही इतिहास नहीं है साथियों। अलग अलग समय पर समाज में आए बदलावों का अध्ययन है, वो इतिहास है। अलग अलग समय पर समाज में जो बदलाव आते हैं वो इतिहास है। अलग समय पर बदलाव, जैसे इसमें हम जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण करें, जैसे प्राचीन काल है, मध्य काल है और आधुनिक काल है, ठीक है। तो इतिहास का वर्गीकरण कर रहे हैं ना हम एक समय अवधि के लिए। अब इसको हम जानेंगे कि मध्य काल है वो लगभग कब से कब तक माना जाता है, आधुनिक काल कब से इसकी शुरुआत होती है। तो एक तो हमने देखा कि डेट विशेष, एक देखा अवधि विशेष इसमें
हो जाता है। अलग अलग समाज, अलग अलग प्रकार से समाजों में जो बदलाव आते हैं साथियों, उसको क्या कहा जाता है, उसमें इतिहास में अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध इस बात से भी है, किस बात से, कि अतीत की चीजें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए, कि अतीत की चीजें, वो पुराने टाइम की चीज है, वो किस प्रकार की थी, वो किस प्रकार से इसमें बदलाव आए। जैसे बात करूं मैं रेलगाड़ी की, है ना, तो इसका भी अपना इतिहास है जिसमें परिवर्तन होगा। अतीत की घटनाओं से लेकर वर्तमान तक जो परिवर्तन करेगा वो इतिहास बनाएगा। अब पहले कोयले वाली रेलगाड़ी होती थी, समझ रहे हो आप, उसके बाद में कोयले के बाद में पेट्रोल, लाइट, इसमें हुआ क्या, परिवर्तन हुआ ना। तो इसका भी इतिहास होगा कि अगर रेल का इतिहास हम देखें तो हम सारी चीज लिखेंगे कि इस अवधि तक इसका हमने इस प्रकार से ये किया था, ये कोयले का हुआ था। आप यहां तक न जाओ तो भी मैं आपको बताऊं, देखो थोड़ा सा आप समझें साथियों कि हमने जिक्र यहां किया था कि 11 दिसंबर को आपका बर्थडे है, ठीक है। अब एक डेट तो ये स्पेशल हो गई आपकी, 11 दिसंबर को बर्थडे है, लेकिन 11 दिसंबर को हम अपने, मान सकते हो जिसका बर्थडे है वो अपनी माँ की कोख से इस दुनिया में आता है, 11 दिसंबर को आता है, लेकिन वो 9 महीने तक माँ की कोख में भी रहता है। ऐसे तो नहीं होता है कि अचानक 10 दिसंबर को पता ही न हो और 11 दिसंबर को आपका जन्म हो गया, ऐसे नहीं होता। तो इसकी भी एक प्रोसेस होती है, एक अवधि होती है। माँ के गर्भ में आप धीरे धीरे पलते फूलते हो, बढ़ते हो, है ना, उसके बाद आपका टाइम है वो पूरा होता है और 11 दिसंबर को आपका बर्थडे होता है। लेकिन इससे पहले प्रोसेस में भी 9 माह लग जाते हैं। तो दो चीज है, एक तो ये डेट स्पेशल हो गई और एक ये प्रोसेस हो गई, अवधि हो गई। तो इनको हम इतिहास में जानेंगे। अब धीरे धीरे पहले डेट को स्पेशल मानते थे, फिर अवधि को स्पेशल मानते थे, फिर अवधि से भी आगे की ओर ये बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से, कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे साथियों। जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो कोई अखबार का शौकीन होता है, कोई चाय का शौकीन होता है, तो अखबार पढ़ते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, और धीरे जिसकी समझ है वो ज़्यादा है, जिसके समझ नहीं उसको तो पता ही नहीं रहता कि इससे क्या हो रहा है। लेकिन जो जिज्ञासु बच्चा होता है वो क्या सोचते हैं कि ये अखबार कब बना होगा, ये चाय है, इसमें चाय डालना, दूध डालना, चीनी डालना, फिर इसका स्वाद इस प्रकार का होना, न जाने ये कब से हुई होगी। इन चीज़ों को वो देखते रहते हैं, है ना। तो वो सोचते रहते हैं कि ये कब से चली आ रही है। एक समय था, है ना, मतलब कि इसको आप ये तुरंत से नहीं हुई कि कोई अचानक आया, अचानक आकर ये कह दिया कि तुम इसमें दूध डालो, पानी डालो, चाय डालो और चीनी डाल दो, अदरक डाल दो, चाय बन गई। ये धीरे धीरे क्रमिक विकास का ही ये परिणाम है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। एक समय अवधि के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से हम परिवर्तन जो देखते हैं वो ही इतिहास है। कोई आप मानव में परिवर्तन देखते हैं कि पहले उन्होंने क्या क्या कि पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने कुछ बीच में नौकरी जॉब वगैरह भी की होगी, उसके बाद में वो अलग क्षेत्र में जैसे नेतागिरी में निकल गया होगा, फिर वो एक नेतागिरी में भी बढ़िया पद पर चला गया होगा। तो ये उसका इतिहास होता है, ये अचानक नहीं होता, है ना। इसकी डेट स्पेशल नहीं होती, तो इसलिए डेट को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन पहले माना जाता था। अब एक समय जैसे कि हमने जिक्र किया कि बड़ी बड़ी घटनाओं और घटनाओं के बारे में पता लगाया जाता था इतिहास में, और इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। पहले तो मोटी मोटी चीज़ों पर लिखना शुरू किया था, लेकिन अब जो इतिहासकार हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिए गए हैं। किस प्रकार से, कि लोगों की आजीविका किस प्रकार से चल रही है, लोगों का जीवन किस प्रकार से चल रहा है। वर्तमान में अगर इतिहास लिखने की बात है साथियों, तो इसमें क्या देखा जाता है कि एक चीज तो ये हो गई कि लोगों का आजीविका है, लोगों का जीवन है, पूरा जीवन चक्र है, वो किस प्रकार से चल रहा है, कितना इसने परिवर्तन किया, ये इतिहास में जानते हैं। दूसरे कौन से वो कृषि करते हैं, आज उसका खाद्यान्न कौन सा है, खाद्यान्न फसल कौन सी है, क्या क्या वो खाते हैं, वो चीज़ इतिहास में लिखा जाता है। शहर किस तरह के बने हैं और बाजार किस तरह से फले फूले हैं, बाजार में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, वो चीज़ देखते हैं। फिर रियासतें किस तरह नए विचार, रियासतें किस तरह बनी, नए विचार कैसे पनपे,
संस्कृति और समाज वो किस प्रकार से बदले, मतलब बहुत ज्यादा इस पर बहुत सी चीजों को देखा गया। बाजार किस प्रकार के हैं, खाद्यान्न किस प्रकार के हैं, रोजगार किस प्रकार के हैं, संस्कृति किस प्रकार की है, बाजार किस प्रकार के हैं, पूरा जीवन चक्र किस प्रकार का है, ये सारी चीजें हैं वो इतिहास में देखना शुरू कर दिया गया। पहले ये देखा जाता है कि कोई डेट स्पेशल होती है वो इतिहास होता है, तो इससे धीरे धीरे इसमें चेंज किया गया। इसी कारण से जो बोरिंग सिस्टम था वो हट गया। हम देखें बच्चों कि भारत में जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास को किस प्रकार से डिवाइड किया था, उनकी सामान्य विशेषता है वो क्या बताई थी। तो हमने सब पहले के देखा कि इसमें हम आधुनिक थर्ड पार्ट देख रहे हैं हमारे अतीत का, तो अंग्रेजों को थोड़ा सा इसमें हम अहम रोल देंगे, क्योंकि इतिहासकार जो अंग्रेजी इतिहासकार थे वो किस प्रकार से इतिहास को बता रहे थे, उनकी विशेषता क्या बता रहे थे। उन्होंने जो भी इतिहास लिखे उनमें भारत के जो अंग्रेजों ने जो भी इतिहास लिखे उन्होंने भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल उनका जिक्र किया सभी में, ठीक है। सभी वारेन हेस्टिंग्स से लेकर माउंटबेटन वायसराय बना तब तक का इसमें जिक्र मिल जाएगा, काफी सिस्टम मिल जाएगा, है ना। लेकिन इससे भी कोई जरूर थोड़ी संतुष्टि होती है, ये तो अपनी अपनी चीजें उन्होंने लिखवा दी। अब देखो कि इसमें क्या क्या उन्होंने भारत के हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल इसमें महत्वपूर्ण है ये उन्होंने बताया। और ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते थे। इनका जो इतिहास होता है वो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, उनके शासनकाल से वो शुरू होता था। और आखिरी जो वायसराय था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, उसके साथ ये खत्म होता। काफी कई कर्जन है, रिपन है, कई गवर्नर जनरल आए बीच में, उन सभी का कार्यकाल इसमें दे रखा है। उनका मानना है कि इसी के इर्द गिर्द वो इतिहास घूम रहा है। अब देखो हम अवधियां है वो कैसे तय करते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग अवधि होती है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये अवधि किस प्रकार से तय होती है, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि 1817 की बात है, कब की बात है, 1817 में स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, राजनीतिक दार्शनिक शास्त्री था और नाम क्या था, जेम्स मिल। बात कर रहा हूं साथियों मैं 1817 की। ये कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। ध्यान से देखें, नाम क्या था, जेम्स मिल। राजनीतिज्ञ था, अर्थशास्त्री था। इन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल था। उन्होंने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखना आपको, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया साथियों कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिंदी में इसे हम कहेंगे ब्रिटिश भारत का इतिहास। ये किताब याद रखनी है आपको, ब्रिटिश भारत का इतिहास। ध्यान से देखिए साथियों। अब देखो 1817 की बात है, स्कॉटलैंड का था, ये दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ भी था, जेम्स मिल। उन्होंने एक किताब लिखी, पुस्तक लिखी, ब्रिटिश भारत का इतिहास। हिंदी में याद रख लोगे बहुत है, और अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पुस्तक इन्होंने लिखी। इन्होंने बताया कि तीन विशाल खंडों में ये किताब वो बांटी थी, और ये किताब उन्होंने लिखी। उन्होंने भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में उन्होंने विभाजित किया। ये किताब लिखी, भारतीय इतिहास को तीन कालखंडों में उन्होंने विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में उन्होंने बांटा है। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। आगे एक प्रश्न भी है, मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने तीन कैटेगरियों में बांटा, तीन अवधियों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। प्रश्न आएगा भाई पक्का, आगे पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, ध्यान दें इस पर। तो हिंदुओं का जब शासनकाल चल रहा था उसे हिंदू काल मान लिया गया। मुस्लिमों का जब शासन चल रहा था तो मुस्लिम काल मान लिया गया। जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था तो उसे ब्रिटिश काल मान लिया गया। तो जेम्स मिल ने तीन कालखंडों में इसको बांटा। कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। मिल को लगता था कि सारे ऐसे समाज सभ्यता के मामले से यूरोप से पीछे हैं,
मिल को ये लग रहा था कि जो ये एशिया के जो लोग हैं, ये भारत के जो लोग हैं, ये यूरोप से पीछे हैं और अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए अलग हटकर जो सुझाए गए थे, सुझाव दिए गए थे साथियों, उनसे अलग हटकर इतिहासकार है वो भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अंग्रेजों ने तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इतिहास को बांटा, लेकिन इसमें भी खामियां थी कि ऐसे नहीं होता। फिर इतिहासकारों ने इतिहास को किस आधार पर बांटा, एक तो हो गया प्राचीन काल और एक हो गया मध्यकाल और एक हो गया आधुनिक काल। सबसे सही भी यही है ना, इसमें इस आधार पर इतिहास को बांटा गया। अंग्रेजों ने जो इतिहास का वर्गीकरण किया, अंग्रेजों ने इतिहास को जिस प्रकार से बांटा, तो इसमें क्या था कि समानता नहीं थी भारतीय लोगों के साथ में, स्वतंत्रता भी नहीं थी, मुक्ति भी नहीं थी। ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था, क्योंकि जो इंग्लैंड था वो आर्थिक विकास कर रहा था। और अनेक इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। जो ये युग माना गया अंग्रेजों वाला, इसे औपनिवेशिक युग कहते हैं। क्यों कहते हैं कि एक आप समझे, जैसे XYZ कोई भी हो सकता है, जैसे इंग्लैंड, बी जैसे भारत, AB के आधार पर समझ सकते हैं आप, इंग्लैंड भारत के आधार पर समझ सकते हैं। कोई निर्बल देश होता है उसको अधीन कर लेता है कोई देश, तो जो अधीन हो गया वो उपनिवेश होगा, उपनिवेश होगा। और जो अधीन कर रहा है वो औपनिवेशिक होगा। समझ रहे हो आप, औपनिवेशिक होगा। तो ये औपनिवेशिक का दौर था। इंग्लैंड भारत को अपने अधीन कर रखा था, आर्थिक प्रगति वो अपनी कर रहा था, लेकिन यहाँ समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, बंधुत्व नहीं था, मुक्ति नहीं थी। इसलिए इतिहासकार उसे औपनिवेशिक युग कहते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से, एक देश के दूसरे देश के दबदबे से, जैसे इंग्लैंड के भारत के ऊपर दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलाव उसमें आ जाता है। मूल मान्यताओं में पसंद नापसंद, रीति रिवाजों व तौर तरीकों आदि में बदलाव आते हैं। ये बदलाव कर देते हैं, भारत में बदलाव कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। जो अंग्रेज थे यह सरकारी रिकॉर्ड तैयार करते थे, ये इतिहासकारों के एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। ये इतिहास लिखने में भी आसानी होती थी, इतिहास की घटनाओं को इसमें सुरक्षित रखा जाता था। साथियों, अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और लिखित है वो लंबे चलते हैं। तो लिखित दस्तावेज के आधार पर हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है। जैसे हम लिख लेते हैं किसी चीज़ को, तो ऐसा करने के बाद उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी होता है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों और शासकीय संस्थानों अभिलेख कक्ष में बनवाए। देखो जितने भी शासकीय संस्थान थे उनमें अभिलेख कक्ष बनवाए। क्या बनवाए? अभिलेख कक्ष बनवाए। अभिलेख किसी पत्थर, धातु, मिट्टी पर लिखे हुए जो लेख होते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। लेकिन ये प्राचीन काल में थे और इसी को आधार पर कि जो दस्तावेज लिखित होते हैं उनके लिए एक अलग रिकॉर्ड रूम है, वो हर जगह बनाया साथियों, हर जगह रिकॉर्ड रूम बनाया, जिससे क्या है कि ये दस्तावेज है वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद मैं बात करूं कि कलेक्ट्रेट है, कमिश्नर के दफ्तर है, प्रांतीय सचिवालय है, कचहरी है, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर के अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्था भी बनाई गई। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उनको बचाकर रखा गया था, तो वहां पर संग्रहालय बनाया गया है ना, अच्छे से संग्रह उन कागजों का किया गया, अभिलेखागार अलग से बनाया गया जिससे डॉक्यूमेंट्स है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनको मानते थे। अब आपको ये दो नाम याद रखने हैं, खुशनवीस या सुलेखनवीस। ये क्या होते थे कि ऐसे ये लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें वो लिखते थे, तो ये बहुत ही अच्छे से लिखने वाले थे।
तो जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते थे उसे क्या कहते थे, खुशनवीसी या सुलेखनवीस। सुलेखनवीस या खुशनवीसी किसे कहते थे, ऐसे लोग जो होते थे ये जो बहुत ही अच्छा सुंदर लिखते थे। फिर सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है, धीरे धीरे सर्वे किया गया, है ना, हर चीज का सर्वे किया गया, मैप तैयार किया गया और रिकॉर्ड तैयार किए गए। तो इस सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व है, हम देखेंगे क्या महत्व था इसका। जैसे आपको पता है कि अंग्रेजों ने हर डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने की बात कही, तो वो धीरे धीरे मैप बनाना, सर्वे करना, ये कार्य तो करेंगे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ता ही गया, अनेक प्रकार के सर्वेक्षण किए गए, सर्वे किए गए। 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का एक नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए गए। 19वीं सदी तक सभी ने, अंग्रेजों ने आदेश दे दिया था गवर्नर जनरल्स ने कि 19वीं सदी तक भारत का पूरा मैप, रोड मैप तैयार हो जाना चाहिए। तो इसके लिए पूरा सर्वे करवाया गया। फिर सरकारी अधिकृत जो रिकॉर्ड से अन्य लोगों की अथवा जनता के सोच का पता नहीं चल पाता है। तो इसमें यह है कि प्रश्न भी हमारा आएगा कि जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें जनता की सोच का पता लगता है क्या? तो जनता की सोच का पता नहीं लगता। ये तो अधिकारीगण के लिए, अंग्रेजों के लिए, इनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, वो अपनी मनमर्जी से लिखाते रहते थे। इसमें पब्लिक का तो कुछ था ही नहीं, तो उनकी सोच का तो पता लगता ही नहीं था। और उनकी अगर नेगेटिव सोच या अपनी कोई डिमांड होती थी तो उस चीज को लिखा ही नहीं जाता था, पब्लिक की मांग को दबा दिया जाता था। तो ये क्या था कि सरकारी अधिकृत जो रिकॉर्ड व अन्य लोगों अथवा जनता की सोच का इसमें पता नहीं चल पाता था। इसके लिए पता लगाने के लिए क्या किया जाते थे, जो लोगों की डायरिया थी, जो अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में जो लिखते थे, उनसे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आजकल भी लोग अपनी जिंदगी की डायरी लिखते हैं। तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाते थे उनसे पूछकर, उनको देखकर अंदाजा लगाए जाते थे। यात्रियों के स्मरण, आत्मकथाएं और अखबार आदि के इसमें महत्वपूर्ण होते थे। जो पुराने घटनाएं होती है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग आज भी बताते थे कि हमारे ज़माने में ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, तो उसके आधार पर उनकी सोच का पता लगाया जा सकता था। उसके बाद हमारे पाठ में जो महत्वपूर्ण कुछ छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने जिक्र किया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था साथियों? वारेन हेस्टिंग्स था। अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर लॉर्ड क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था लॉर्ड क्लाइव ने। तो आपको याद रखना, जेम्स रेनेल को सौंपा था। किसको सौंपा था? जेम्स रेनेल को उन्होंने ये काम सौंपा था कि भारत का आप नक्शा वो तैयार करें। फिर भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? भारतीय इतिहास हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसके लिए कौन कौन से सोर्स हैं? तो इसमें आप लिखोगे कि अखबार की रिपोर्टें, सरकारी दस्तावेज, यात्रियों के स्मरण, डायरियां, ये चीजें क्या थी? ये इतिहास के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद हमें सही और गलत वाले प्रश्न को देखना है साथियों, कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को यह कह रहा है कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो क्या ये सही बात है क्या? सही बात है क्या? ये गलत बात है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, है ना, इस 3 कालखंडों में बांटा था। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों को, 2 चीज तो याद हो जाती है पर तीसरी नहीं होती है, तो आप प्रश्न गलत करके आ जाते हो। तो जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये कह रहा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने जिक्र किया था कि इससे ये पता नहीं लगता कि आम लोग क्या सोचते हैं। जो अंग्रेज अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो अपने बारे में लिखा देते हैं, तो उनकी सोच का पता तो अखबारों से या तीर्थ यात्रा से, उनकी डायरियों से पता लगता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। उनको पता था कि अच्छे से हमें कोई भी काम करने के लिए अच्छे से पहले हमें देखभाल करनी चाहिए, सर्वे करनी चाहिए, आपको मैप तैयार करवाने चाहिए। तो ये कथन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा, उसकी क्या समस्याएं हैं। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका हमने जिक्र किया।
इसके अनुसार भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का राज चलता था। उनका ये मानना था कि पहले अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू राजा मुस्लिम राजा ये आपस में लड़ते रहते थे, ये तानाशाह थे, ये अपनी मनमानी करते थे, जनता की ओर ध्यान नहीं देते थे, ये उनका मानना है। अब जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के इस तरह किए गए कालखंडों के विभाजन से अनेक समस्याएं आई। वो कौन सी समस्या है वो जाने। समस्या की हम बात करें तो जेम्स मिल ने जो 3 कालखंड बांटे थे हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में, तो इस कालखंडों का ये विभाजन वो धर्म के आधार पर हो गया, जो उचित नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने हिंदू धर्म के आधार पर कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के राजा बने, ये तानाशाह थे, पब्लिक की नहीं सुनने वाले थे, ये चीज़ उन्होंने बताई। उसने बताया कि हिंदू और मुस्लिम काल को धार्मिक बैर और जातिगत बंधन अंधविश्वासों से भरपूर माना गया। उनका ये मानना था कि इसमें आपस में काफ़ी जातिगत बैर थे, अंधविश्वास थे, इनमें कटुता थी, ये उनका मानना था। और अंग्रेजी शासन को प्रगति और सभ्यता का उन्होंने प्रतीक माना। उसके बाद प्राचीन भारत में भी सभी शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। उन्होंने ये कहा कि शासकों के पहले जो शासक आए वो हिंदू धर्म के थे, बीच में जो आए वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन सभी जो थे वो हिंदू धर्म के प्राचीन काल में नहीं थे, मध्यकाल में भी सभी मुस्लिम धर्म के नहीं थे। तो इनका ये वर्गीकरण है वो गलत हो गया। विभाजन का ये आधार था वो सच्चाई से दूर था। इसका उद्देश्य लोगों को विभाजित कर उसमें फूट डालना था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरीके से सुरक्षित रखा कि सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष वो बनाए। जितने भी शासकीय कक्ष थे उनमें एक अभिलेख कक्ष बनवाया। आपको पता है उन्होंने तहसील के दफ्तरों, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सभी के लिए अनेक पृथक वो रिकॉर्ड रूम वो तैयार करवाए गए। सरकारी दस्तावेजों को वहां सुरक्षित रखा गया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी उन्होंने बनवाए थे। आपकी परीक्षा के पास आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी इसी चैनल पर दिए जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें कोई चीज़ रह भी गई है तो उस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हमारी आ जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको करवा रखें। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारा व्लॉग चैनल और है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।